समारोह के कार्यक्रम के द्वारा सुनील जादव, अपने प्रमुख अतिथि सुनील जादव, इनके बारे में परिचय देने वाली हूँ। डॉक्टर सुनील जादव जी का जन्म 10 सितंबर 1978 में हुआ था। उनकी प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक स्थानिक शिक्षा सरस्वती मंदिर महाविद्यालय किन्वेट में हुआ था। NA हिंदी में नांदेड़ के पीपल्स कॉलेज में PhD SRTM विद्यापीठ में प्राप्त की। स्विगी से प्राथमिक पात्रता परीक्षा भी हुआ। इनके बहुत सारे देश विदेश में यात्राएं और किताबें हैं। डॉक्टर सुनील जादव उनको मैं आमंत्रित करूंगी, आपको देखें। पहले तो मैंने कहा कालजयी साहित्यकार। कालजयी साहित्यकार वो होता है जो काल पर विजय प्राप्त कर लेता है। हमारे पास 3 काल हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य। इन तीनों कालों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है कालजयी रचनाकार बन जाता है। प्रेमचंद कालजयी रचनाकार है। उन चंद रचनाकारों में से एक रचनाकार प्रेमचंद है जिन्होंने काल पर विजय प्राप्त की है, जिनका शरीर मर जाता है लेकिन उनके विचार सदैव जीवित रहते हैं। जितने भी साहित्यकार हैं, जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, उनका शरीर तो उन्होंने समर्पित कर दिया लेकिन उनके विचार सदा अमर, सदा के लिए अमर हो गया। हम उन्हें हमेशा याद करते हैं, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, महात्मा फुले हो, साठे जी हो, सावरकर जी हो, जितने भी स्वाधीनता सेनानी हो, महात्मा गांधी जी हो, उन सब को याद क्यों करते हैं? उनके विचारों के कारण याद करते हैं। महान व्यक्ति अपने कार्य से विचार प्रस्तुत करते हैं, साहित्यकार लेखनी के माध्यम से विचार देता है और विचारों का बीजारोपण कर देता है। उन्होंने सामाजिक क्रांति की है, समाज को बदलने का काम किया है। ये महान लोग, ये साहित्यकार समाज को बदलने का काम करते हैं और जो बदलते हैं वो क्रांतिकारी कहलाते हैं। प्रेमचंद ने यही काम किया और उस क्रांति के रूप को हम आने वाली विशेषताओं में देखेंगे। उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को लेकर मैंने ये कहा कि उसमें से कुछ सीखने को भी मिलना है। तो पहली व्यक्तित्व की विशेषता देखिए, कर्मठ लेखक है। उनके लेखन की विशेषता, उनके व्यक्तित्व के लेखन की विशेषता उनमें कर्मठता है। कर्म करते रहना कर्मठता कहलाता है। प्रेमचंद की खास बात है उनके व्यक्तित्व की। उनके व्यक्तित्व को लेकर मैं कहना चाहूंगा कि उदाहरण मैं देता रहूंगा एक एक करके। एक बार प्रेमचंद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के वो भी बड़े लोकप्रिय कवि हैं, वो भी कालजयी कवि हैं, रचनाकार हैं। इनकी दोनों की मैत्री है। एक बार निराला जी बीमार पड़ गए। अब ऐसी अवस्था में, बीमारी की अवस्था में प्रेमचंद को लगा कि निराला जी से मिलकर आए, लेकिन निराला जी से दुश्मनी भी है। झगड़े हो गए थे थोड़े से, बीच में दोस्तों में हो जाते कभी अनबन, तो वो उस अनबन को भी निभाना चाहते हैं और उसे मिलने भी जाना चाहते हैं। अपनी पत्नी शिवरानी जी को कहा कि मेरे साथ चल। शिवरानी जी को साथ में ले गए। रास्ते से प्रेमचंद पुराने टाइप वाले धोती कुर्ता पहनने वाले, आजकल के थोड़े थे टी-शर्ट जींस पहनने वाले, तो शिवरानी जी देवी जी के साथ निकले। वो निराला जी का घर आ गया। जैसे घर करीब आया कि शिवरानी को कहा कि आप निराला जी से मिल के आओ, मैं यहाँ पे बैठता हूँ, विश्राम। शिवरानी ने कहा कि मेरे साथ चलो। तो मैं नहीं आऊंगा, तुम जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं। शिवरानी जी गए, मिलकर वापस लौट गया। कुछ समय के बाद, हो सकता है 10 मिनट, 15-20 मिनट के बाद आए होंगे मिलके। तो आकर देखते हैं तो क्या प्रेमचंद एक जगह बैठे हैं और कुछ लिखते बैठे हैं। शिवरानी जी ने देखा कि ये क्या कर रहे हैं प्रेमचंद जी। आते समय तो आपके पास कागज नहीं था और आप लिखते बैठे हैं। ये कागज आपको कहां से मिला? प्रेमचंद जी ने कहा, मुझे यही सड़क पर एक कागज का टुकड़ा मिला और मुझे मौका मिला और मैं लिखने बैठ गया यहाँ पर। प्रेमचंद कर्मठ लेखक है। दोस्त को मिलने के लिए आए और मौका मिला, कागज पड़ा हुआ है,
एक लेखक के भीतर का लेखक जागरूक हो गया और वो रहा नहीं गया, तुरंत कागज उठाया और लिखने बैठ गए। समय, टाइम इज मनी, समय बर्बाद नहीं किया उन्होंने। उनकी लेखन की प्रवृत्ति, वो इतना लिखा करते थे कि शायद वो 4 या 5 घंटे कुछ तो सोया करते थे। यही कारण है कि आगे चलकर उनकी मृत्यु का कारण यही बना, खून की उल्टियां हुई और फिर धीरे धीरे जो है इलाज के अभाव में उनकी मृत्यु हुई थी। उनकी ये कर्मठता है, कर्मठता ऐसी होनी चाहिए। लेखक के व्यक्तित्व से छात्र ने कुछ सीखना चाहिए। प्रेमचंद के इस कर्मठ लेखक से छात्र जरूर सीखेंगे कि प्रेमचंद समय बर्बाद नहीं करते, वो लिखते रहते हैं समाज को, इस समाज का कुछ देना है उनको, तो वो समाज की पृष्ठभूमि लिखते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो छात्रों को भी समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जिस प्रकार से प्रेमचंद समय को गंवाते नहीं हैं, वो अपने मित्र से मैत्री भी निभाते हैं और दुश्मनी भी निभाते हैं और लेखन का कार्य भी कर रहे हैं। प्रेमचंद का जीवन, उनका व्यक्तित्व अनुकरणीय है। दूसरी एक बात व्यसन और लेखन को लेकर, मैं प्रेमचंद जयंतियां चल रही है तो बहुत सारे वेबिनार होते हैं, उसमें से एक वेबिनार मैंने सुना था, उसमें से मैंने एक संदर्भ लिया। प्रेमचंद को एक व्यसन था, और आप कहोगे कि व्यसन हमने कभी सुना नहीं। मैं शोधकर्ता, प्रेमचंद बीड़ी पिया करते थे, ये मैंने उस वक्ता के मुंह से सुना। मुझे लगा कि ये कुछ नई बात है और ये नई सामग्री नए लोगों तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। प्रेमचंद व्यसनी बन गए। युवा अवस्था में युवक व्यसनी बन जाते हैं, उसको व्यसन लग जाता है। किसी को बीड़ी का, किसी को तंबाकू का, किसी को और किसी का, बहुत सारे व्यसन के प्रकार होते हैं, वो उसे लग जाते हैं और मूल लक्ष्य से वो भटक जाता है। छात्र का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि विद्या का अर्जन करना, उसमें यश की प्राप्ति करना, लेकिन वो भटक जाता है। प्रेमचंद के जीवन में की जो घटना है वो अनुकरण करने लायक घटना है। इसके पीछे पृष्ठभूमि है। उनके पिता अजय राय, उनकी मां का नाम आनंदी देवी जी। बचपन में ही उनका वो बड़े दुर्भाग्यशाली रहे कि उनकी माता का देहांत हो गया। दूसरा विवाह अजय राय जी ने किया। एक तो पहला दुख और दूसरा माता का दुख, सौतेली मां का व्यवहार हम सब ने सुना है। प्रेमचंद ने वो भोगा और वो दुख दुगना होता चला गया। ऐसे समय में दिशाहीन भटकना स्वाभाविक ही होता है। यही कारण है कि उनको व्यसन लग गया था। और ये व्यसन छूटा कैसे? आगे चलकर, जैसे सर ने बताया कि बाद में पुस्तक पढ़ने का उन्हें शौक जड़ गया और फिर इसी पुस्तकों से उनमें लेखक जागरूक हो गया और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। और उनकी कलम तब तक नहीं रुकी जब तक 300 से ज्यादा कहानियां उन्होंने नहीं लिखी और 10 से ज्यादा कहानियां, जिसे 10 से ज्यादा उपन्यास, जिसे 15 उपन्यास कहा जाता है, 15 कहा जाता है, लोग कहते हैं, 3 नाटक कहा जाता है, लगभग 4 पत्रिकाओं का संपादन किया। अंश, मर्यादा, माधुर्य, जागरण जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया। एक फिल्म के लिए पटकथा उन्होंने लिखी। मजदूर नामक फिल्म अभी आप यूट्यूब पर देख सकते हो, उसमें पटकथा लिखी हुई है। उनके उपन्यासों पर फिल्में बनाई गई तो एक महान लेखक बन गए और इस लेखन ने उनके व्यसन को दूर कर दिया। यदि मनुष्य अपने लक्ष्य में केंद्रित हो जाए, तल्लीन हो जाए, तो व्यसन को दूर कर सकता है। प्रेमचंद जैसा महान व्यक्ति व्यसन को त्याग सकता है, तो युवा पीढ़ी जो व्यसन में अपना लक्ष्य भूल जाती है, यदि उसको कोई लक्ष्य याद दिला दे या वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाता है, तो वह भी व्यसन को छोड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, जिसे प्रेमचंद ने प्राप्त किया और महान साहित्यकार बने। मैंने कहा कि मैं शोध करूंगा, शोध पूरक में बात करूंगा और वह बात करूंगा जो छात्रों के काम में आए। तीसरी बात, एक वो प्रगतिशील विचारधारा वाले, मैं सिर्फ
मैंने सिर्फ 3 व्यक्तित्वों की विशेषताएं ली, क्योंकि मैं अगर लेता बहुत सारे लूंगा तो बहुत सारा समय चला जाएगा। तो प्रगतिशील विचारधारा वाले उनका व्यक्तित्व है। तत्कालीन समय हमारा समाज रूढ़ी परंपराओं से ग्रसित था। उस समय लड़कियों को पढ़ाई का अधिकार नहीं था। यदि लड़कियां पढ़ लिख जाए तो फिर तो कमाल हो जाए। समाज उस लड़की को, उसके परिवार को बहिष्कृत कर देता था, उसे चांडालनी के रूप में संबोधित करता था। ऐसे समय में प्रेमचंद ने समाज में क्रांतिकारी कदम उठाया। जो समाज आपको बहिष्कृत, आप समाज के बिना जी नहीं सकते, यह वास्तव आज भी सत्य है। यदि आप सबने किसी एक पर बहिष्कार डाल दिया, उससे बात नहीं करना कभी भी जिंदगी में, पागल हो जाएगा। आप समाज के बिना जिंदा नहीं रह सकते। समाज जब बहिष्कार डालता है, ऐसे समय में प्रेमचंद ने क्रांति की, अपनी खुद की लड़कियों को पढ़ाया। प्रेमचंद आरंभिक दौर में शिक्षक भी थे, बाद में वो अलग अलग पदों पर कार्यरत होते रहे। तो ये क्रांतिकारी कदम है उनका। दूसरी बात ऐसी है कि दहेज प्रथा का विरोध उनमें दिखाई देता है। उनकी स्वयं की लड़की जब जवान हो गई तो वो लड़के ढूंढने निकले। जैसे कि हर पिता अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढता है, बिल्कुल वैसे ही वो ढूंढने लगे कि सामने वाला लड़का कैसा है, उसका परिवार कैसा है, वो कमाता है या नहीं, उसका चरित्र कैसा है, ये सारी बातें प्रेमचंद ने ढूंढ निकाली। और उस लड़के के जीजा ने, लड़की ने, लड़का लड़की एक दूसरे को देख लिया, दोनों को पसंद है, लेकिन जीजा ने एक पत्र लिखकर भेजा कि हमें दहेज चाहिए। लड़के ने ऐसा कहा। प्रेमचंद ने तुरंत पत्र लिखकर भेज दिया कि हम दहेज नहीं लेंगे। लड़का तुरंत भागते हुए आया, उसने कहा कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं। कहने का तात्पर्य यह है, उस चिट्ठी के माध्यम से जो बात उन्होंने कही, तत्कालीन समय में दहेज प्रथा थी, आज भी है, और वो शायद भविष्य में भी रह सकती है। क्वेश्चन मार्क, प्रश्न, क्योंकि जमाना बदल रहा है। अब लड़कियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। लड़के लड़कियों को देखने जाया करते थे, अब जमाना बदल गया है, लड़कियां लड़कों को देखने जाने लगी। अब उल्टा हो जाएगा, तू दहेज देता है तो मैं तेरे साथ शादी करूंगी। हो सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, होगा भविष्य में इसी तरह से हो रहा है। जिस तरह से लड़कियां पढ़ाई कर रही है और लड़कों का अनुपात उससे पीछे है। हर बार रिजल्ट देखिए, लड़कियां आगे जा रही है, लड़के पीछे जा रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? लड़कियां अपने आप को व्यस्त रखती है, मनोवैज्ञानिक कारण। छोटी छोटी बातें, व्यक्तित्व बड़ा होता है, बड़ी बड़ी बातें करने से बड़ा नहीं होता। जब उसको छोटी छोटी चीजें मैं बोलूंगा आपको नहीं करती तो उसे करना चाहिए। सुबह उठकर अपनी माँ का हाथ बटाना, खाना पकाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा, घर में पिता भाई है तो गिलास का पानी भरा हुआ गिलास ला के देना, लाना ले जाना, ये सब होता है। इसका मतलब क्या किया? उसने अपने आप को बिजी रखा, व्यस्त रखा, और जब वो परिश्रम कर रही है तो उसके शरीर से पसीना भी निकल रहा है, यानी वो स्ट्रांग बनते जा रही है। उसका मन केंद्रित है, वो भटकी नहीं है। इसके विरुद्ध लड़के क्या करते हैं, आप बता दीजिए। इसके बारे में मैं बोलूंगा, ऐसे मैं छोड़ देता हूँ क्वेश्चन मार्क। यदि लड़के भी अपने आप को व्यस्त रखते हैं, लड़कों के लिए भी काम दिए गए हैं, बाहर का काम हो सकता है, व्यायाम करना और दूसरे बहुत सारे काम हो सकते हैं, उसमें अगर व्यस्त रखा जाए तो वो भी ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त कर सकता है। तो दहेज प्रथा का विरोध, कन्यादान का विरोध को लेकर मैं बात कहूंगा। ये घटना जब लड़की का ब्याह तय हो गया और भवरियां हो गई, और हमारे यहाँ परंपरा है कि पिता लड़की का कन्यादान करता है, और प्रेमचंद को बुलाया गया कि आइए अपने बेटे का कन्यादान कर दीजिए। प्रेमचंद ने साफ इनकार कर दिया, मैं कन्यादान नहीं करूंगा। कन्या क्या गाय या वस्तु है जो दान की चीज है? मैं कन्या का दान कर दूं? ये तो कोई वस्तु है जो मैं दान कर दूं?
कोई वस्तु नहीं है, इसलिए मैं दान नहीं करूंगा। उस समय कन्यादान का विरोध किया। माना बाद में उनके दोस्तों ने जबरदस्ती से उन्हें उठाया, बोरियों के जगह ले जाया गया और जबरदस्ती हाथ उठाकर कन्यादान करवाया। तात्कालिक समाजीय विद्रोह उन्होंने किया। लड़की देखने की आधुनिक परंपरा भी जो है प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषता है। आप शिवरानी देवी द्वारा जो लिखा हुआ जो है प्रेमचंद घर में वो पढ़ते हैं, उसमें आपको दिखाई देगा। आज लड़कियां जो है, लड़कियों को देखने के लिए लड़के लोग आते हैं, फिर उसके लिए बहुत सारी तैयारी करना पड़ता है। खाना हो सकता है, नाश्ता, चाय, पानी वगैरह वगैरह। फिर वो लड़की अच्छे वस्त्र पहनना जरूरी है, तो ट्रे में चाय लेकर आएगी, खिलाएगी और उसमें विनम्रता रहना पड़ेगा और उसमें थोड़ी सी भी गलती नहीं होना चाहिए। और फिर लड़का वाला वहाँ से इंटरव्यू लेगा आपका और उस इंटरव्यू में पास हो गए तो आपको सर्विस कर देगा, मतलब आपका सिलेक्शन हो गया, मतलब आपकी शादी हो जाएगी। इस परंपरा को तोड़ने का काम उन्होंने किया। उन्होंने देखिएगा कितना बढ़िया काम किया शिवरानी जी और दोनों ने मिलकर। जब लड़का देखने आने वाले थे, उन्होंने कहा कि लड़की देखने के लिए लड़के वाले उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, घर में मत मिलने के, हमारे यहाँ मेला लगा हुआ है, आप अपने लोगों के साथ मेले में आ जाइए। अपनी लड़की के साथ मेले में आ जाते हैं और हम ऐसे मिलते हैं जैसे हम अजनबी हैं, क्या जान पहचान के हैं। हम थोड़े से बात कर लेंगे, कुछ खा पी लेंगे, घूम लेंगे और घूमते घूमते बात कर लेंगे। इसमें न लड़की वालों को दुख पहुंचेगा और न लड़के वालों को ठेस पहुंचेगी। तत्कालीन समय में इस आधुनिक बात को प्रस्तुत करने का काम प्रेमचंद ने किया। क्या ये काम की चीज नहीं है? आज भी लागू की जा सकती है। घर में बुलाने की आवश्यकता क्यों है? जिससे अपमान भी नहीं होगा, खर्चा भी बच जाएगा अगर बाहर हो जाता है। यह बात हमें दिखाई देती है। और एक बात, बाल विवाह शिवरानी जी से उन्होंने विवाह किया। तात्कालीन समय में विधवाओं को दूसरी शादी करने की अनुमति नहीं थी। अरे उस समय अलग अलग सोसाइटी के जरिए विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चल रहा था। अंग्रेजों द्वारा वो कानून पारित किया जा रहा था। तिलक जी ने भी उसमें काम किया था, लेकिन समाज में जल्दी परिवर्तित नहीं होने वाला था। ऐसे समय में, जिस समय विधवाओं को विवाह करने का अधिकार नहीं, और खासकर बाल विवाह, एक लड़की जिसको विवाह मालूम नहीं, विवाह क्या चीज होती है, इस लड़की का विवाह 8 साल या 10 साल की उम्र में करवा दिया जाता है। उसको विवाह क्या मालूम होता है क्या? उसे तो लगता है कुछ खिलौना होगा, खेलने की चीज होगी, खाने पीने मिलेगा, अच्छे कपड़े मिलेंगे, इसलिए चली जाती है बेचारी। ऐसे उम्र में यदि पति मर जाता है तो क्या सारी जिंदगी उसे विधवा रहना चाहिए? उस विधवा प्रथा का विरोध करने का काम स्वयं शादी करके उन्होंने विधवा पुनर्विवाह जो बंदी थी, उसका मतलब समाज में प्रतिबंधित था, उसको विरोध करने का क्रांतिकारी काम जो है प्रेमचंद ने। ऐसा कदम उठाने की आवश्यकता आज की युवाओं में होना चाहिए, या यदि नहीं है तो दूसरे युवाओं को प्रेरित करने की क्षमता होना चाहिए। प्रेमचंद के व्यक्तित्व और उनके जीवनी का अनुकरण हम इस प्रकार से कर सकते हैं। ये चुनिंदा बातों को मैंने लिया और वो प्रस्तुत करता रहा आपके सामने। ये व्यक्तित्व की विशेषता है। दूसरा, साहित्य की विशेषताओं को लेकर हम बात करते हैं। राष्ट्रीय चेतना, आजकल आजादी का, हमारे यहाँ आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, और इस आजादी के अमृत महोत्सव के समय में यदि हम इसका उल्लेख नहीं करते हैं तो उसके प्रति न्याय नहीं होगा। यदि प्रेमचंद को उसके साथ जोड़ दिया जाए तो क्या बढ़िया बात हो जाए। आजादी के अमृत महोत्सव में हम इन 75 सालों का इतिहास हम संभाल रहे हैं, ढूंढ कर वो सारी बातों पर चर्चाएं कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ा कदम की हर घर पर झंडा लगाने आपके महाविद्यालय में, स्कूल में, कार्यालय में फहराते हुए देखा, दूर से ही आपने उसे सलाम किया, नमस्ते किया, सैल्यूट किया। इसलिए आपको उसका अनुभव नहीं है।
अनुभव तब होगा जब आप अपने घर पर वो ध्वजा खुद फहराओगे, तब वह राष्ट्रीय चेतना जागृत होगी। मैं प्रेमचंद को लेकर कहूंगा, तात्कालीन समय में यहाँ पर किसी भी लेखक पर तात्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। उस समय तात्कालीन समय में अंग्रेजों का राज था और अंग्रेज जो है यहाँ के लोगों पर अन्याय अत्याचार करते थे, शोषण करते थे। ये आप सभी को मालूम है। जो अंग्रेजों के विरोध में जाएगा, विद्रोह करेगा, उसे फांसी की सजा दे दी जाती थी। विद्रोह, देशद्रोह की सजा उसे दी जाती थी। प्रेमचंद इस देशद्रोह से बच गए। इसका उल्लेख, सामान्य उल्लेख परिचय देते समय ठाकुर सर जी ने किया। सोचे वतन नामक पहला देश भक्ति परक उनका ये कहानी संग्रह, राष्ट्रीय चेतना वाला कहानी संग्रह है। उन्होंने भले उर्दू फारसी में ये आरंभिक दौर में ये लिखा था, बाद में उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया अलग अलग शीर्षकों में। लेकिन 1907 में जब इसे प्रकाशित किया गया, 7 और 8 के दौरान जिनसे प्रकाशित किया गया सोचे वतन को, और जब ये समाज में आ गया, मैं एक बात बताना चाहूंगा, तात्कालीन समय में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग अंग्रेजों के विरोध में क्रांतिकारी योगदान अपना दे रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। अलग अलग नेतृत्व वहां चल रहा था, स्वाधीनता सेनानी वहां पर थे। ऐसे समय में एक साहित्यकार का क्या योगदान हो सकता है? साहित्यकार भी क्रांतिकारी कार्य कर रहे थे। स्वातंत्रता सेनानी ये शरीर के द्वारा काम कर रहे थे। शरीर के द्वारा हजारों की संख्या में काम किया जा सकता है या परिवर्तन लाया जा सकता है, लेकिन कलम के जरिए लाखों लोगों में परिवर्तन लाया जा सकता था। जितना भय सामान्य क्रांतिकारियों से अंग्रेजों को कभी नहीं लगा, उतना भय उन्हें प्रेमचंद से लगा, क्योंकि कलम में वह शक्ति होती है। उन्होंने ये सोचे वतन अंग्रेजों के विरोध में लिखा। सोचे वतन का अर्थ ही होता है कि देश का मातम मना रहे हैं, हमारा देश मर रहा है, अंग्रेज हमें मार रहे हैं। सोचे वतन की 5 कहानियां, एक से बढ़कर एक कहानियां आप जरूर पढ़िएगा, यूट्यूब पर मिलेगी, आपको गूगल में मिल जाए, पढ़ने लायक कहानी। मैं सामान्य उसकी बातें करता जाऊंगा। उस समय प्रेमचंद ने क्रांतिकारी कार्य साहित्य के माध्यम से करने का काम किया। ये बात बताने से पहले एक बात मैं बताना चाहूंगा कि उन्हें इसकी सजा दी गई थी। अंग्रेजों ने फरमान जारी कर दिया कि जिस हाथ से प्रेमचंद लिखते हैं वो दाहिना हाथ काट दिया जाए। जब फरमान अंग्रेजों ने जारी कर दिया था, शायद आपको पता नहीं होगा, उस समय उनके दरोगा आपके महाविद्यालय में, स्कूल में, कार्यालय में फहराते हुए देखा, दूर से ही आपने उसे सलाम किया, नमस्ते किया, सैल्यूट किया। इसलिए आपको उसका अनुभव नहीं है। अनुभव तब होगा जब आप अपने घर पर वो ध्वजा खुद फहराओगे, तब वह राष्ट्रीय चेतना जागृत होगी। मैं प्रेमचंद को लेकर कहूंगा, तात्कालीन समय में यहाँ पर किसी भी लेखक पर तात्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। उस समय तात्कालीन समय में अंग्रेजों का राज था और अंग्रेज जो है यहाँ के लोगों पर अन्याय अत्याचार करते थे, शोषण करते थे। ये आप सभी को मालूम है। जो अंग्रेजों के विरोध में जाएगा, विद्रोह करेगा, उसे फांसी की सजा दे दी जाती थी। विद्रोह, देशद्रोह की सजा उसे दी जाती थी। प्रेमचंद इस देशद्रोह से बच गए। इसका उल्लेख, सामान्य उल्लेख परिचय देते समय ठाकुर सर जी ने किया। सोचे वतन नामक पहला देश भक्ति परक उनका ये कहानी संग्रह, राष्ट्रीय चेतना वाला कहानी संग्रह है। उन्होंने भले उर्दू फारसी में ये आरंभिक दौर में ये लिखा था, बाद में उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया अलग अलग शीर्षकों में। लेकिन 1907 में जब इसे प्रकाशित किया गया, 7 और 8 के दौरान जिनसे प्रकाशित किया गया सोचे वतन को, और जब ये समाज में आ गया,
मैं एक बात बताना चाहूंगा, तत्कालीन समय में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग अंग्रेजों के विरोध में क्रांतिकारी योगदान अपना दे रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, अलग अलग नेतृत्व वहां चल रहा था, स्वाधीनता सेनानी वहां पर थे। ऐसे समय में एक साहित्यकार का क्या योगदान हो सकता है? साहित्यकार भी क्रांतिकारी कार्य कर रहे थे। स्वतंत्रता सेनानी ये शरीर के द्वारा काम कर रहे थे। शरीर के द्वारा हजारों की संख्या में काम किया जा सकता है या परिवर्तन लाया जा सकता है, लेकिन कलम के जरिए लाखों लोगों में परिवर्तन लाया जा सकता था। जितना भय सामान्य क्रांतिकारियों से अंग्रेजों को कभी नहीं लगा, उतना भय उन्हें प्रेमचंद से लगा, क्योंकि कलम में वह शक्ति होती है। उन्होंने ये सोजे वतन अंग्रेजों के विरोध में लिखा। सोजे वतन का अर्थ ही होता है कि देश का मातम मना रहे हैं, हमारा देश मर रहा है, अंग्रेज हमें मार रहे हैं। सोजे वतन की 5 कहानियां, एक से बढ़कर एक कहानियां आप जरूर पढ़िएगा, यूट्यूब पर मिलेगी, आपको गूगल में मिल जाए, पढ़ने लायक कहानी। मैं सामान्य उसकी बातें करता जाऊंगा। उस समय प्रेमचंद ने क्रांतिकारी कार्य साहित्य के माध्यम से करने का काम किया। ये बात बताने से पहले एक बात मैं बताना चाहूंगा कि उन्हें इसकी सजा दी गई थी। अंग्रेजों ने फरमान जारी कर दिया कि जिस हाथ से प्रेमचंद लिखते हैं वो दाहिना हाथ काट दिया जाए। जब फरमान अंग्रेजों ने जारी कर दिया था, शायद आपको पता नहीं होगा, उस समय उनके दरोगा बड़ा आलू बाप बेटे से कह रहा है कि बेटा तू जा, तेरी पत्नी है, जाके देख कर आ। मैं नहीं जाऊंगा। बाप को कह रहा है कि तू जा। दोनों के पीछे का स्वार्थ यह है कि अगर मैं चला जाऊंगा तो ये बड़ा वाला आलू खा लेगा। न बाप जा रहा है न बेटा जा रहा है, और ये आलू खा लेते हैं और वहीं पर पसर जाते हैं। और सुबह होने के बाद पता चलता है जो प्रसव वेदना से तड़प रही थी पत्नी, वो मर गई। वेदना यहाँ रुकती नहीं, विडंबना यहाँ नहीं रुकती। कफन के लिए पैसे मांगे जाते हैं और उसी कफन से ये लोग पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं, चखना खाते हैं, याद करते हैं। बेटे को बाप बोलता है कि मैंने अपने जीवन में 25 पकवान एक बार खाए थे जमींदार के साथ, और जमींदार दान दिया करता था। एक भिखारी ये जब दोनों खा रहे थे, एक भिखारी उनके पास आता है तो बचा हुआ खाना उसे देकर वो अपने आप को संतुष्ट महसूस करते हुए कहते हैं कि मैंने दान दिया। ये स्थितियां उपजी कैसे है? किसानों के लिए मजदूर बना दिया जाए तो वो निकट में बन जाएंगे, वो कामचोर बन जाएंगे। उस विराट जैसी कहानी प्रेमचंद की, जिसमें हल्कू नामक पात्र है, हल्कू और घबरा नामक कुत्ता। रात को किसान अपने फसल को बच्चे की तरह उसका देखभाल करता है। फसल को रात भर उसको देखना पड़ता है, कहीं कोई जानवर उसमें आ न जाए और आकर उस फसल को बर्बाद न कर दे। इस कहानी में नीलगाय उस फसल में आती है और सारी फसल बर्बाद करके चली जाती है। ये शुरू में संघर्ष तो करता है, लेकिन बाद में ठंड इतनी उसे लग रही है और ठंड से बचने के लिए उसके पास नया कोट भी नहीं है, वो खरीद नहीं सकता। जो पैसे जमा किए थे साहूकार ने कर्जा वसूल कर लिया। उसने सोचा कि जो मैं कमाता हूँ साहूकार लेने वाला है, ये फसल से जो आएगा वो साहूकार ले जाएगा और मुझे मिल क्या रहा है। सो जाता हूँ, सो गया, मिल गया, अब चली गई। पत्नी आकर डांटने लगी, ये क्या कर दिया। वो कहता है कि ऐसी फसल से, ऐसी मेहनत से क्या फायदा जो मुझे मिलने ही वाला नहीं है। गोदान जैसा महाकाव्य देखिएगा, उसमें किसान का तो महाकाव्य लिखा हुआ है, कृषक जीवन का महाकाव्य गोदान। इस पर यूट्यूब पर आपको फिल्म देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि सबने वो फिल्म देखनी चाहिए, उपन्यास पढ़ना चाहिए। ग्रंथालय में पुस्तक आपके पास होगा या मंगवाएंगे सर? अभी मानसरोवर खंड उनके होंगे, नहीं होगा तो मंगवा लीजिएगा। 300 से अधिक कहानियां उसमें, वो पढ़ना चाहिए। उसमें होरी नामक पात्र है, उसकी इच्छा है कि अपने घर के सामने गाय और हल
किसान की इच्छा होती है कि अपने घर के सामने गाय हो, इसकी भी इच्छा है। तो मैं उसकी कहानी नहीं बताना चाहता। बाद में अपने ही भाई, उसका भाई हो रहा हीरा जहर देकर मार देता है जलन के कारण। लेकिन उसे साहूकार के पास, जमींदार के पास जाता है, कर्जा लेता है और धीरे धीरे जो अपने खेत में काम कर रहा था, जो उसका खुद का खेत था, वो खुद का खेत किसी और का बन जाता है और अपने ही खेत में वो मजदूर बन जाता है दिन। और अंत में बहुत भयानक दिखाई देगा दृश्य आपको। जो किसान अपने खेत में काम कर रहा था, परिश्रम कर रहा था, अपने मेहनत खून पसीने की कमाई खा रहा था, वही किसान का अंत इतना भयानक, किसी सड़क पर काम कर रहा है, भरी दोपहरी में उसे धूप लगती है और वहीं पर वो मर जाता है। कितना भयानक दृश्य। वो किसान अपने खेत में काम करना चाहता, मेहनत करना चाहता, अनाज उगाना चाहता है, लेकिन नहीं उगा सकता। कैसी मजबूरी, कैसी विडंबना, व्यवस्था ने उसे छीन लिया और वो मर गया। यहां तक शोषण रुकता नहीं है। गोदान में, गोदान का शीर्षक अभी पूरा ही नहीं हुआ। मरने के बाद किसान, जीते जी किसान का शोषण किया जाता है, मरने के बाद भी भारत में किसानों का शोषण होता है। मरने के बाद उसकी पत्नी धनिया से गाय का दान मांगा जाता है। जिसके घर में पैसा नहीं है, गाय कहां से देगी? जिसका पति जिंदगी भर तरसता रहा कि मेरे आंगन में गाय हो सर, लेकिन गाय नहीं है, उसके भाई ने मार दिया। और वो गाय भी, उसके आने की कहानी तो अलग है, उसमें ज्यादा समय चला जाएगा इसलिए मैंने बताया। और फिर अंत में गाय का दान मांगा जाता है। गाय का दान मांगते हुए धार्मिक आडंबर है हमारे पास, हम उस पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। धर्म को मानना चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन धर्म में हमें ये अधिकार दिया हुआ है, हम जो भारतीय धर्म हमें मिला है, हम उसमें लगातार संशोधन करते आए हैं। और संशोधन करते करते जो आधुनिक है, जो अच्छा है, उसे हमने स्वीकार किया। उसे स्पष्ट करने के लिए मैं बताता दो आपको, जैसे हमारा संविधान होता है वैसे ही धर्म का संविधान होता है। और धर्म का संविधान किसने बनाया? हमारे आपके जैसे बुद्धिमान लोगों ने बनाया उस समय, और वो उस समय के लिए जरूरी था। अब वो उस समय के लिए जरूरी था, धीरे धीरे कालबाह्य हो गया। आप कहोगे कि नहीं, प्राचार्य जी ने हमारे पास जो है ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल इस्तेमाल करने का ही फरमान निकाल दिया है, संविधान बना दिया हमने कॉलेज में। जो भी ब्लैक एंड व्हाइट फोन इस्तेमाल नहीं करेगा उसे धर्म के बाहर निकाल दिया जाएगा। आपके सामने दूसरा कोई व्यक्ति बाहर 4G 5G वाला हाईटेक मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, आपको लगेगा? उस समय परिवर्तन की आवश्यकता है या नहीं? संविधान, धर्म का संविधान हमने बनाया है और हमें हमेशा उसमें परिवर्तन लाते रहना चाहिए। धर्म का संविधान, संविधान का धर्म, इस विषय पर सर मैंने कंबोडिया में एक व्याख्यान दिया था और उस पर व्याख्यान मेरा यूट्यूब पर भी है। ये मैंने इसलिए बताया कि उसमें संदर्भ जुड़ता है। यहाँ पर गाय का दान, मरने के बाद भी उससे गाय का दान मांगा जा रहा है और कहा जा रहा है गाय का दान दोगी तो स्वर्ग में जाते समय वहां पर एक वैतरणी नदी होती है और नदी को पार करने के लिए गाय की जरूरत पड़ती है। तो गाय दोगी तो आपके पति उसके पूंछ को पकड़ेंगे और गाय उस नदी को पार करवा के स्वर्ग में ले जाकर डायरेक्ट छोड़ देंगे। क्या आप यकीन करोगे? है नदी ऐसी? हमें संशोधन का अधिकार दिया और जब हम अच्छी बात करते हैं हमारा विरोध नहीं करता है कोई, वो अधिकार है हमें संशोधन का। अन्य धर्मों को संशोधन का अधिकार भी नहीं दिया है। यह हमारा भाग्य है कि हमें संशोधन का अधिकार दिया हुआ है। अन्य धर्म में संशोधन की बात करेंगे तो परेशानी हो जाएगी और मैं बात भी नहीं करना चाहता। हम अपने धर्म की बात करें तो यहाँ
गोदान की बात कर रहे हैं कि वैतरणी नदी को पार करना है तो गाय का दान देना होगा, उसे पूंछ को पकड़कर वो पार करेगा। धनिया कहती है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ है 20 पैसे कुछ तो थे उसके पास, अच्छा तेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है 20 पैसे दे। जीते जी जिसका शोषण किया, जिस गरीब के पास कुछ नहीं है, धन के नाम पर मात्र कुछ सिक्के को अंग्रेजों ने कभी देखा नहीं था, इसलिए प्रेमचंद बन गया। प्रेमचंद ने तुरंत नवाब राय नाम से लिखना छोड़ दिया और फिर उन उर्दू में लिख रहे थे, उर्दू में नवाब राय नाम से लिख रहे थे, वो छोड़ दिया और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू कर दिया। प्रेमचंद का इतिहास क्या है और नामांतरण के बारे में मैंने बताया। अब चलते हम राष्ट्रीय चेतना को लेकर उनके एक से बढ़कर एक कहानी, दुनिया का अनमोल रत्न नामक कहानी है, उसमें पहली कहानी, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, इसमें प्रेम कहानी है, लव स्टोरी। अब युवाओं को तो प्रेम कहानी बड़ी पसंद होती है। तत्कालीन समय में जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, किसी भी देश को बचाने के लिए युवाओं की शक्ति की आवश्यकता होती है। प्रेमचंद को अच्छी तरह से पता था कि युवाओं की शक्ति, युवा में देशभक्ति का संचार करना है, राष्ट्रीय चेतना का यदि संचार करना है तो उन्हें उन्हीं के जैसी कहानी परोसनी होगी। बिल्कुल उन्होंने वैसे किया। उन्होंने प्रेम कथा के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का बीजारोपण युवाओं में करने का काम किया। फिर क्यों नहीं युवा उठने वाले थे? इसीलिए तो अंग्रेज प्रेमचंद से डर गए। उसमें एक नायक, इस कहानी का हीरो, मैं अक्सर कहानी पढ़ाते समय छात्रों को समझे इसी भाषा में बोलने का प्रयास करता हूं। कहानी का नायक, कहानी का हीरो जो है, वो कहानी की नायिका हीरोइन से बहुत प्रेम करता है और उससे विवाह करना चाहता है। अब विवाह करने के लिए वो हीरोइन तैयार ही नहीं है, जैसे कि अक्सर फिल्मों में होता है, भाव खा रही है। वो कहता है कि तू जो मांगेगी मैं सब कुछ दे दूंगा तुझे, मांग कर तो दे। उसने कहा तुम दोगे? शर्त करूंगी शादी। जिस दिन तुम दुनिया का सबसे अनमोल रत्न मुझे ला कर दोगे, उस दिन मैं तुमसे शादी कर दूंगा। अब हीरो निकल पड़े ढूंढने के लिए दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। ये बात गौर से सुनिए, आपको दूसरा कोई नहीं बताएगा, बड़े काम की चीज है। तो ढूंढने निकले। स्वाभाविक है कि अनमोल रत्न, वो ये समझा कि कोई हीरा मोती होगा, कोई धन होगा, निकला ढूंढने के लिए। हीरे मोती जवाहरात ढूंढता रहा, लेकिन वो उसे इनकार करती रही कि ये हीरे मोती सोना चांदी ये अनमोल रत्न नहीं है। ये अनमोल रत्न है क्या? एक उसे दृश्य दिखाई दिया, युद्ध भूमि में एक सैनिक, यहाँ युद्ध हो चुका था, एक बहुत सारे सैनिक मरे पड़े हुए थे, उसमें एक सैनिक घायल था। आता है, देखता है, उसे पानी पिलाता है, उस शरीर से खून बह रहा है, उसे कहता है कि खून पोंछने का प्रयास करता है, मुंह का खून वगैरह। वो कहता है इसे मत पोंछो, ये मेरा मेडल है। वो कहता है, उसे लगता है कि कहीं ना कहीं ये अनमोल रत्न हो सकता है। उससे खून से सना हुआ कपड़ा वो उठाता है और अपनी पीएससी के पास चला जाता है। तब वो कहती है कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न वह है जो देश के लिए अपने शरीर से खून भी बहा दे। वो खून का एक कतरा, वो खून का एक बूंद देश का, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। एक पीएससी के द्वारा जब एक पीएकर को यह बात कही जाती है कि देश के लिए खून बहाना, तुम एक बूंद भी अगर खून बहाते हो तो वो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। तो यह आदर्श प्रेम कहानी किसे पसंद नहीं आती है? हम जब फिल्में देखते हैं, बड़े बड़े हीरो की उसका अनुकरण करते हैं, उसकी स्टाइल मारते हैं, तो क्या उस समय प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से उन युवाओं में जागृति नहीं की होगी? क्या उन युवाओं में भी यह बात संचारित हो चुकी होगी? उस समय देश के लिए बलिदान की भावना जागृत हो चुकी होगी। ऐसी एक दूसरी कहानी है,
शेख मखमूर नाम, जो हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर लिखी गई थी। तत्कालीन समय में अंग्रेजों की एक नीति थी, फूट डालो और राज करो। तो फूट डालो और राज करो की नीति आज भी चलते आ रही है, केवल रंग बदल गया। अंग्रेज है, भारतीय अंग्रेज अलग रंगों में। अंग्रेजों ने फूट डालो और राजनीति करो का फॉर्मूला अपनाया था। उन्हें पता था कि ये देश बहुत सारे धर्मों से मिलकर बना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन। बस एक बात की कमी है, चिंगारी भेद डालो, फूट डाल दो, ये आपस में ही लड़कर मर जाएंगे। अंग्रेजों ने सोचा कि इतनी बड़ी संख्या में है, इनसे हम मुट्ठी भर लोग कैसे झगड़ा कर सकते हैं, कैसे इन्हें पराजित कर सकते हैं। पराजित करने का एक ही फॉर्मूला, फूट डाल दो, सिंपल सी बात। करोड़ों की संख्या में हम केवल फूट के कारण, आपसी बैर के कारण लोग तत्कालीन समय में सांप्रदायिक हिंसा करने लगे, हिंदू मुसलमानों में दंगे होने लगे, एक दूसरे को काट रहे हैं, खून हो रहा है, आगजनी हो रही है। ऐसे समय में ये कहानी जब आती है और समाज के सामने प्रस्तुत होती है, इसका जो नायक है शेख मखमूर अपनी खानदानी तलवार वो नीचे से रख देता है, सरेंडर कर देता है कि मैं आप लड़ाई नहीं करूंगा, मैं आप सांप्रदायिक हिंसा नहीं करूंगा। उसका तलवार नीचे रखना, प्रेमचंद ने समाज को संदेश दिया कि अंग्रेज फूट डाल रहे हैं, आपको ये पहचानना होगा। हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देकर राष्ट्रीय चेतना जो है जगाने का काम उन्होंने साहित्य के माध्यम से किया, इसीलिए अंग्रेज उनसे डरते थे। एक तीसरी कहानी का उल्लेख करूंगा और बाद की कहानी में छोड़ूंगा। यही मेरा वतन है। आजकल प्रासंगिकता देखिएगा, सर ने कहा कि इसमें थोड़ा सा प्रासंगिकता की बताती जाइएगा। तो यह तो मेरा वतन है, यह मेरा वतन है। आजकल बहुत लोग पढ़ लिख कर बुद्धिमान जो लोग होते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, वो लोग सारे विदेशों में जाकर बस रहे हैं, वहीं पर अपना परिवार बना रहे हैं, अपना संसार बस रहा है। वहां जाने के पीछे कारण है, वो लोग उन्हें अच्छी तनख्वाह देते हैं, उनका कहना है कि वहां तनख्वाह ज्यादा मिलती है इसलिए हम चले जाते हैं। भारत में हमें उतनी तनख्वाह नहीं मिलती है, हमें उतना महत्व नहीं दिया जाता है, इसलिए वो विदेश में जाकर बस रहे हैं। यानी जो मलाई थी, जो बुद्धि थी, वो वहां जा रही है। इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन किया गया। जिस राष्ट्र का ब्रेन ड्रेन किया जाता है वह राष्ट्र ही समाप्त हो जाता है। अगर आपके शरीर में से बुद्धि नाम का पार्ट निकाल दिया जाए, आपके मोबाइल में से मेमोरी नाम का कार्ड निकाल दिया जाए, क्या आप मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या आप अपने आप को इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। उसी बुद्धि का इस्तेमाल पाश्चात्य लोग कर रहे हैं, वहां जाके बस रहे हैं, हमारा सुंदर देश, सुखलाम देश छोड़कर। प्रेमचंद ने ये बात उस समय पहचानी और अपने देश के प्रेम को उनमें जागरूक करने का काम किया। ये भी एक राष्ट्रीय चेतना है। एक अमेरिका से भारतीय व्यक्ति अमेरिका में वापस लौट के आता है, यहाँ की धरती को देखता है, सुंदर खूबसूरत धरती, यहाँ के नदी नाले भूमि झरने सब इतने सुंदर है, वो बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि मैंने इसे क्यों छोड़ा। वो अपनी पत्नी को खत लिख कर भेज देता है कि मैं अमेरिका नहीं लौट कर आऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ की जमीन, मुझे यहाँ की नदी, यहाँ के पहाड़ पसंद है, मैं आप यहीं बस जाऊंगा। ये कहानी जब समाज के सम्मुख आई तो क्या वो परिवर्तन नहीं करने वाली थी? राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने वाली थी, अपने देश के प्रेम को बढ़ाने वाली थी। यही मेरा वतन है। प्रेमचंद की राष्ट्रीय चेतना यहां देख सकते हैं। बाद में हम देखते हैं कि शोक का पुरस्कार है, सांसारिक प्रेम है। उनका उपन्यास कर्मभूमि नामक उपन्यास है, जहां पर स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि को लेकर विस्तार से उसमें उपन्यास में आप पढ़ सकते हैं। दूसरा एक बिंदु देखिएगा, सामाजिक चेतना।
सामाजिक चेतना में गांव, गली से लेकर गांव तक, गांव से लेकर कस्बा, कस्बा, शहर, नगर, महानगर, संपूर्ण भारत का चित्रण प्रेमचंद के साहित्य में देखने को मिलता है। आज जो हम विमर्श देखते हैं, वृद्ध विमर्श, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, अल्पसंख्यक विमर्श, विकलांग विमर्श, पर्यावरण विमर्श, खेल विमर्श, जिसके बारे में हमने कभी सुना नहीं, जो आज हम सुनते, लिव एंड रिलेशनशिप, प्रेमचंद ने ये सारी बातें 100 साल पहले कह दी थी अपने साहित्य के माध्यम से। उनका साहित्य कालजयी है। 100 साल आगे का साहित्य उन्होंने 100 साल पहले ही लिख दिया था। यही कारण है कि प्रेमचंद को बच्चा बच्चा जानता है। ऐसा कौन है जो प्रेमचंद को नहीं जानता है? हिंदी साहित्य कहते बराबर सबसे पहले जबान पर एक ही नाम आएगा, सबसे पहले नाम आएगा प्रेमचंद। हाँ, हमने प्रेमचंद को पढ़ा, फिर बाकी के दूसरे लेखकों का नाम आपके जबान पर आएगा। तो उस समय बहू, बेटी, माँ, पिता, सास, बहू, गांव, खेत का किसान, मजदूर, कारखाना, जमींदार, सब कुछ जितना भी वो देख सके अपनी आंखों से, संपूर्ण भारत का चित्रण उनके साहित्य में हुआ। ऐसा कोई बात, ऐसी कोई तात्कालिक समय में बात छूटी नहीं, उन सबको उन्होंने लिखा। उसे मैंने कुछ बिंदुओं में विभाजित किया, एक एक करके लेता हूं। किसानों की वास्तविक जीवन का चित्रण उनके साहित्य में हुआ। आज जिस किसान को लेकर आए दिन हम समाचार पत्र में पढ़ते हैं, इस किसान ने आत्महत्या कर ली, मराठवाड़ा और विदर्भ में सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या है। समाचार पत्र में हम पढ़ते क्या, जिस किसान ने आत्महत्या कर ली, कर्जे में डूबा, आत्महत्या कर ली, जहर पी ली, फांसी ले लिया। प्रेमचंद ने ये बहुत पहले लिख दिया था, 100 साल पहले। किसान जब अपने ही जमीन पर, अपने ही खेत में जो काम करता है, जो खेत में काम करता है, परिश्रम करता है, अनाज उगाता है, वो किसान होता है। अपना खून पसीना बहाकर अनाज उगा कर देता है और वो अनाज हमारे पास आता है और उस अनाज पर हम जिंदा है, वो किसान। उसी किसान से जो किसान अपने खेत में काम कर रहा है, जिसके कारण वो जाना जाता है, यदि उसे उसके खेत से ही वंचित कर दिया जाए तो क्या होगा? उसे अपने ही खेत में मजदूर बना दिया जाए तो क्या होगा? सोचने की बात। मजदूर बना दिया जाए, उस पर कर्जा चढ़ा दिया जाए, तो बेचारा जाएगा कहाँ? अपनी बेटी की शादी करना है, पढ़ाना, लिखाना, खाना है। फिर वो क्या करेगा? साहूकार के पास जाएगा, महाजन के पास चला जाएगा, कर्जा लेगा, और वो क्या करेगा? किसानों के भोलेपन का, अज्ञानपन का, असाक्षरता का फायदा उठाएगा, अंगूठा ले लेगा और उसकी जमीन जब्त कर लेगा और पुश्तों तक उससे कर्जा वसूल करता रहेगा। बाप ने किया, फिर बेटा, फिर उसका बेटा, करते रहो, बोलते रहेगा, उसे उल्लू बनाते रहेगा। फिर बाप ने कर्जा नहीं चुकाया, उसे चुकाना पड़ेगा, फिर उसे करेगा, ऐसा ये चलता रहेगा और उसे गुलाम बना देगा। यही कारण है कि जब किसान मजदूर बन गया, उसको काम ही नहीं मिल रहा है, तो ऐसे समय में वो निकम्मा नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? कामचोर बनेगा नहीं तो क्या बनेगा? कफन नामक कहानी में घीसू और माधव लिखिएगा, एक व्यंग्य है। एक घीसू और माधव किसान थे, अपने ही खेत में तो मजदूर बन गए और व्यवस्था ने उसे ऐसा बना दिया कि वो कामचोर बन गए। इतने कामचोर कि वो स्वार्थी बन गए। प्रसव पीड़ा से पत्नी रात में तड़प रही है, बाप बेटे आलू भूनकर